Welcome back, class. This is our second lecture on class 7 civics chapter 9, assert in the market. So our first topic is the garment exporting factory near Delhi. So class, in this topic we are going to study how the garments are made nearby Delhi and what is the work of the weavers. So last topic में हमने पढ़ा था कि पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, हमने सपना की स्टोरी देखी थी, इसके बाद द क्लोथ मार्केट ऑफ एरोड नियर तमिलनाडु, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि दिल्ली के आसपास में जितने भी एक्सपोर्टर्स ट्रेडर्स थे इनके बीच में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते थे, किसको ज्यादा बेनिफिट होती थी, किसको नहीं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। सो द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली. So the Erode merchants supply the cotton cloth produced by the weavers to a garment exporting factory near Delhi. तो यहाँ पे जितने भी मर्चेंट्स एरोड के आसपास के जो मर्चेंट्स थे, ये सारा का सारा क्लोथ जो है वो किसको बेच देते थे? गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को, जो कि दिल्ली के आसपास में थे। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लोथ टू मेक शर्ट्स. तो जो गारमेंट फैक्ट्री थी वो क्या करती थी? इन क्लोथ्स को यूज करती थी शर्ट बनाने के लिए। The shirt will be exported to foreign buyers. Among the foreign buyers are business persons from the USA and Europe who run a chain of stores. तो कहने का मतलब है ये जो क्लोथ्स बेचते थे वो किसको बेचते थे? वैसे बिजनेस पर्सन्स को जो कि कहाँ से आते थे? यूएसए से या फिर यूरोप से, और ये जो है वो एक चेन ऑफ स्टोर्स के रूप में इसको बेचते थे। द लार्ज स्टोर्स डू बिजनेसेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स. और जितने भी बड़े स्टोरेजेस थे वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे इसको सप्लाई करते थे। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी. और ये जो है उन क्लोथ्स को हाईली उनकी जो अगर क्वालिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड रखते थे किसी क्वालिटी का, और उनका जो टाइम ऑफ डिलीवरी है ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता था। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन डिलीवरी इज डील्ड विद स्ट्रिक्टली. और जो भी देरी होती थी सामान को यहाँ से वहां पहुंचाने में, इन सब पे अगर कुछ देर होती थी तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस यहाँ पे लिए जाते थे। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज टू हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशंस सेट बाय दिस पावरफुल बायर्स. तो इसी तरह से जितने भी यहाँ पे एक्सपोर्टर्स थे ये क्या करते थे? हर मुमकिन कोशिश करते थे कि जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर में ये सारी चीजें हो जाए। तो फेस्ड विद सच प्रेशर्स फ्रॉम द बायर्स, The garment exporting factories in turn try to cut cost. तो इस तरह से जो प्रेशर्स को देखते हुए क्या करते थे, जो गारमेंट फैक्ट्रीज थे वो प्राइस को थोड़ा सा कम करते थे इनके प्रेशर्स के कारण। सो दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस. तो इस तरह से क्या करते थे कि इनको बहुत ज्यादा काम मिलता था, मैक्सिमम वर्क मिलता था और बहुत ज्यादा कम वेजेस इनको देने पड़ते थे। This way they can minimize their own profit and also supply the garment to foreign buyers at a cheap price. तो इस तरह से वो क्या करते थे? अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट है मिनिमाइज करते थे और गारमेंट जो है वो सप्लाई कर देते थे किसको? दूसरे बायर्स को बहुत ही कम प्राइसेस में। सो द इम्पैक्ट्स गारमेंट फैक्ट्री हैज 70 वर्कर्स, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन. तो यहाँ पे एक इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री है जिसमें लगभग 70 महिलाएं काम करती हैं। मोस्ट ऑफ दिस वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ए टेम्पोररी बेसिस. और यहाँ पे जितनी भी महिला काम करती है वो टेम्पोररी बेस पे है, परमानेंट नहीं है, इनको कभी भी निकाला जा सकता है। दिस मीन्स दैट व्हेनेवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट ए वर्कर इज नॉट नीडेड द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव. तो ये टेम्पोररी बेसिस पे है, जब लगे गारमेंट फैक्ट्री ओनर को कि ये जो लोग हैं इनकी अब जरूरत नहीं है तो वो उनको निकाल सकते हैं। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल. और यहाँ पे जो वेजेस थे इन वुमेन्स के, इनकी वेजेस भी, इनकी सैलरी भी फिक्स थी उनके स्किल लेवल को देख करके। इसके बाद द हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स हु गेट अबाउट ₹3000 पर मंथ. और इसमें अगर सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी की होती थी
तो वैसे वर्कर की होती थी जो कि टेलर्स होते थे, वहां पे जो दर्जी होते थे इनकी सैलरी सबसे ज्यादा थी, जो कि लगभग 3000 पर मंथ रुपीज थी। वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बॉटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। दिस जॉब्स हैज द लोएस्ट वेजेस। और यहाँ पे और भी बहुत सारी महिलाएं काम करती थी, जो कि क्या करती थी, थ्रेडिंग का काम करती थी, धागे बनाने का, बटनिंग का, बटन लगाना शर्ट में। उसके बाद कुछ लोग आयरनिंग करते थे, कुछ लोग पैकिंग करते थे इन शर्ट्स के। तो इनके बहुत ज्यादा कम वेजेस थे, जो कि आपको इस चैप्टर्स में, इस पेज में देख सकते हैं। आप इस पेज में देख सकते हैं कि कुछ लोग बटन लगा रहे हैं, कुछ लोग आयरनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पैकिंग कर रहे हैं। तो ये जो वर्कर्स हैं इनके वेजेस जो है बहुत ही कम है कंपैरिजन टू दोस वुमेन हु आर टेलर्स। जो यहाँ पे टेलर्स होते थे इनकी सैलरी ज्यादा होती थी इनसे। सो अब देखिए पेमेंट्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं, पेमेंट ऑफ वर्कर्स पर मंथ। सो जो टेलर्स हैं उनकी कितने सैलरी थी, 3000 पर मंथ। और जो लोग आयरनिंग करते थे यहाँ पे उनको 1.5 रुपीज मिलता था पर पीस। अगर एक कपड़े को अगर वो आयरन करते हैं तो 1.5 रुपया मिलता है। उसके बाद चेकिंग, जो लोग चेकिंग करते हैं कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर सिलाई में या फिर कहीं फट नहीं गया है, इस तरह की जो भी लोग कपड़े को टेस्ट करने वाले लोग होते हैं, इनको कितना मिलता था, 2000 पर मंथ। एंड थ्रेडिंग, थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग, और जो लोग धागे काटते थे सिलाई वाला और जो बटन लगाते थे इनको कितना मिलता था, 15,000 पर मंथ। सो ये आप देख सकते हैं कि जो इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री है इसमें जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसा है और किनकी सैलरी कितनी है, यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में दिया गया है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ए शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो इस टॉपिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शर्ट दिया गया है जिसमें ये डिस्प्ले किया गया है कि ये जो शर्ट है फाइनली इसको मार्केट में कितने में हमें मिलता है, लेकिन जब ये बन करके आती है गारमेंट फैक्ट्री से या फिर वीवर जब इसको बनाते हैं तो इसका एक्चुअल प्राइस कितना होता है। तो एक्चुअल प्राइस की आप देखें तो जितने मर्चेंट्स हैं वो उसको कितना में खरीदते हैं, लगभग 200 रुपीज में। फिर इसके बाद इसमें स्टोरेज के लिए वो 100 रुपीज पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए दे पे अराउंड 300 रुपीज, और इनका प्रॉफिट जो है वो लगभग 600 रुपीज है। मीन्स कहने का मतलब है कि परचेसिंग, स्टोरेज और एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने 600 रुपीज खर्चा किया है और प्रॉफिट इनको 600 रुपीज मिलता है। मीन्स कहने का मतलब है जो शर्ट उन्होंने वीवर से या फिर गारमेंट फैक्ट्री से निकाला होगा उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है, 200 रुपीज, बट हमें ये मार्केट में कितना में मिल रहा है, अराउंड 1200 रुपीज। सो ए नंबर ऑफ शर्ट आर on display at a large clothes shop in the United States and are priced at $26. That is each shirt sells for $26 or around $1200। तो कहने का मतलब है कि यूएसए के मार्केट्स में जो भी बहुत बड़े बड़े क्लोथ्स के शॉप्स होते हैं वहां पे बहुत सारे कपड़े बाहर में टांगे हुए होते हैं डिस्प्ले में। तो उस डिस्प्ले में जो भी क्लॉथ है वो कितने का है, लगभग $26, जो कि इंडिया में हम कहें तो लगभग 1200 रुपए के करीब में है। यूज द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। तो यहाँ पे एक ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है जो कि हमें इस शर्ट के बेस पे करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मर्चेंट्स हैं वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जो वीवर्स हैं इनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसको हम देखेंगे। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर ₹200 पर शर्ट, क्योंकि उन्होंने कितना में खरीदा है, 200 रुपए में। इसके बाद ही देन स्पेंड ₹300 फॉर एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया, और उसने इस पे खर्चा कितना किया एडवर्टाइजमेंट में, 300 रुपीज, एंड अनदर ₹100 फॉर स्टोरेज, डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस। तो सारे चार्जेस मिला करके इतने हुए। Thus the cost of the person is ₹600 while he sells the shirt for ₹1200. So ₹1200 is his profit on his one shirt. तो कहने का मतलब है एक मर्चेंट जो है वो 200 रुपए में खरीदता है एक शर्ट को लोकल मार्केट से, गारमेंट फैक्ट्री से, वीवर्स से। उसमें ये जो है लगभग 400 रुपए इन्वेस्ट करता है, किसमें, 300 रुपए एडवर्टाइजमेंट में, 100 रुपीज फॉर स्टोरेज, और फाइनली ये शर्ट जो है वो मार्केट में कितने बिकती है, 1200। सो कह सकते हैं कि 600 रुपीज इसका प्रॉफिट है और 600 रुपीज इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मतलब है डबल इसका प्रॉफिट हो रहा है। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट ₹200 पर पीस। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम ₹70 पर शर्ट। अगर हम अदर मटेरियल, बटन और धागे,
इन सब की बात करें तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है रॉ मटेरियल्स में, इसके लिए इसको कितना खर्चा करना पड़ा, ओनली 70 रुपीज। द वर्कर्स वेज कॉस्ट अनदर ₹15, लेकिन जो वर्कर्स का वेजेस है वो एक शर्ट पे कितना दे रहे हैं, 15 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू ₹15, और उसके ऑफिस में जो भी शर्ट की रेट हो रही है वो भी कितने हैं, 15 रुपीज है। कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर? तो क्या आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है एक गारमेंट एक्सपोर्टर को? तो कहेंगे कि ये एक बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है किसको, गारमेंट एक्सपोर्टर को, ना ही वीवर्स को। तो वीवर्स को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं इसमें। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ए शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। अब हम देखते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किन लोगों को होता है, हु आर द मेन गेनर्स ऑफ द मार्केट। सो देखिए, ए चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपरमार्केट। तो देखिए यहाँ पे एक चेन ऑफ मार्केट होता है, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं, व्हाट इज चेन ऑफ मार्केट। तो चेन ऑफ मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और जितने भी बायर्स हैं एक मार्केट में, इनके बारे में देखेंगे। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। तो चेन मार्केट में बाइंग और सेलिंग जो है वो मेन काम है और हर स्टेप में ये होता है। लेट अस रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कौन लोग हैं और कौन लोग नहीं है, कौन लोग बायर्स हैं और कौन लोग सेलर्स हैं। Did they all gain as much? तो क्या वो दोनों एक बराबर इनकम करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों का इनकम अलग अलग है। There were people who made profit in the market and there were some who did not gain as much from this buying and selling। तो बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होता है। Despite their having toiled very hard, they earn little। Can you place them in tables shown here? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी इनको बहुत ज्यादा कम पैसा मिलता है। तो क्या ये जो चार्ट टेबल दिया है, आप इसमें इसको फिलअप कर लीजिएगा, ये बहुत ही इजी है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मार्केट एंड इक्वालिटी। अब देखिए मार्केट में क्या इक्वालिटी है। तो मार्केट एंड इक्वालिटी से मीन्स क्या मतलब है कि मार्केट में सबको इक्वालिटी है, क्या सबको सेम वेजेस मिलते हैं, सबको सेम प्रॉफिट मिलता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में इक्वालिटी है, लेकिन प्राइसेस के बेस पे अगर हम कहें तो मार्केट में इक्वालिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो एक रिच पर्सन को भी हक है एक शर्ट खरीदने का और एक पुअर को भी, तो इसको हम इक्वालिटी कहेंगे। लेकिन अगर हम वेजेस की बात करें, सैलरीज की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, तो मार्केट में इक्वालिटी नहीं है। जो भी मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन जो भी सेलर्स हैं इनको थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से मार्केट एंड इक्वालिटी में क्या चीजें हम देखने वाले हैं। सो द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। लेकिन जो भी फॉरेन बिजनेस पर्सन हैं इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है किसमें, मार्केट में। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं फॉरेन बिजनेस पर्सन से और गारमेंट एक्सपोर्टर से, तो दोनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है, फॉरेन बिजनेस पर्सन। और जो गारमेंट एक्सपोर्टर है इसको एक मॉडरेट प्रॉफिट मिलता है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज्यादा लो भी नहीं। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बैरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। सो जो भी गारमेंट फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स हैं, अगर वो उनकी बात करें तो डे टू डे जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं उसको, उसकी जो जरूरत है बस इसको ही वो पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इनको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। सिमिलरली वी सो द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वीवर एट इरोड पुट ए लॉन्ग आवर्स टू हार्ड वर्क। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इरोड मार्केट है इसमें एक छोटा सा जो वर्कर है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इसको प्रॉफिट्स होते हैं। सो द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। सो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो है वो कहीं ना कहीं बीच में हैं। देखिए कंपेयर टू द वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। वो जो भी कमाते हैं वो कभी भी वीवर्स से बहुत ज्यादा नहीं, आई मीन जो भी वीवर्स हैं वो जब भी कमाते हैं एक्सपोर्टर से ज्यादा कभी भी नहीं कमा पाते हैं। दस नॉट एवरीवन गेन इक्वली इन द मार्केट। और मार्केट में सबको इक्वली प्रॉफिट नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग ए फेयर वेज इन द मार्केट। तो
तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में भी है कि मार्केट में सबको इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, चाहे वो मर्चेंट हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो बायर हो या फिर सप्लायर हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेदर इट इज कांता और स्वप्ना, इफ फैमिलीज डोंट अर्न इनफ, हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज इक्वल टू अदर्स। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कांता का और स्वप्ना का, तो अगर वो मार्केट में इक्वली अर्न नहीं करते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं मार्केट में इक्वालिटी है? तो मार्केट में इक्वालिटी नहीं होती है। सो ऑन वन हैंड the market offers people opportunities for work and to be able to sell things that they grow or produce। अगर हम इक्वालिटी की बात करें मार्केट में, तो किस तरह की इक्वालिटी होगी कि मार्केट में जितने भी पीपल्स हैं इन सबको अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो जा सकते हैं अपने मार्केट में, अपने जो भी गुड्स हैं उसको वो सेल कर सकते हैं। ये हमारा इक्वालिटी हुआ। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। अगर वो फार्मर है तो वो भी प्रोड्यूस कर सकता है, अगर वो वीवर्स है तो वो क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकता है। इसको हम इक्वालिटी कहेंगे। ऑन द अदर हैंड इट इज यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो रिच एंड पावरफुल लोग हैं, इनको ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है किसमें? मार्केट्स में। So these are the people who have money and own the factories, the large shops, the large land holdings etc। तो ये वही लोग हैं जहाँ पे मार्केट में जिनके बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, बहुत बड़े लार्ज होल्डिंग्स, मतलब बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं। ये वैसे ही लोग हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। और ये जो पुअर पीपल हैं ये हमेशा डिपेंड करते हैं इन बड़े लोगों पे अपनी सारी चीजों के लिए। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स इन द केस ऑफ स्वप्ना द स्मॉल फार्मर, फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ अदर गुड्स, वीवर्स द पुटिंग आउट सिस्टम। तो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था पुटिंग आउट सिस्टम में कि किस तरह से ये जो वीवर्स हैं, जो पुअर पीपल हैं, वो डिपेंड करते हैं मर्चेंट्स पे, ट्रेडर्स पे। सो Because of this dependence, the poor are exploited in the market। तो ये जो डिपेंडेंसी है पुअर्स की रिच मर्चेंट्स पे, ये जो है मेन कारण है किस चीज का? एक्सप्लॉयटेशन का। तो इसी तरह से जो रिच पीपल है दे एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल और द वीवर्स। सो देयर आर वेज टू ओवरकम दिस सच एज फॉर्मिंग कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड एंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो इसी तरह से कहने का मतलब है कि इससे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा? कुछ कोऑपरेटिव्स बनाने होंगे ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो कुछ कॉर्पोरेशंस बनाएंगे और उसके तहत हम ये देखेंगे कि ये जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं और किस तरह का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा हो पुअर्स का और द वीवर्स का इन मार्केट। In the last chapter, we will read about how one such fish worker cooperatives were started on the Tawa River। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से एक लॉ बनाया गया था तावा रिवर में जो भी लोग रहते थे, और ये कॉपरेटिव्स किस तरह से इनको हेल्प करती थी ताकि उनको किस तरह से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर रिच पीपल हो, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सके। सो क्लास योर चैप्टर एंड्स हियर एंड आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। मार्केट में किसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, मार्केट में इक्वालिटी किस किस सेंस में है और किस सेंस में नहीं है, और मार्केट में कौन डोमिनेट करता है, कौन डोमिनेट नहीं करता है, व्यूअर्स को कितने प्रॉफिट होते हैं, या फिर मर्चेंट्स को, या फिर ट्रेडर्स को, या फिर फैक्ट्री ओनर्स को, या फिर फॉरेन बिजनेस पर्संस को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से है, मार्केट में इक्वालिटी है कि नहीं है, अगर इक्वालिटी है तो किस सेंस में है, इक्वालिटी नहीं है तो किस सेंस में है, और जो व्यूवर्स हैं इनकी क्या कंडीशन है, जो रिच पीपल है, पावरफुल पीपल है, इनकी क्या कंडीशंस है। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज ए वेरी सिंपल चैप्टर इन सिविक्स। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स अगर बच्चों को होंगे इस चैप्टर में, दे कैन कमेंट मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। सो थैंक यू।